हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। अपने अपने घरों में अपने परिवारजनों के साथ सुरक्षित होंगे। मैं सोनी शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लीगल सुपरफास्ट, जहां पर हम बात करते हैं लॉ स्टूडेंट्स को, जुडिशरी के स्टूडेंट्स को, उनकी तैयारी के दौरान आने वाली कुछ समस्याओं के बारे में। बेयर एक्ट की लॉ मैन की लैंग्वेज को ले मैन की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करके पढ़ा जाए, कैसे उसे समझा जाए, हम इस सब के बारे में बात करते हैं। मित्रों, कल तक हमने जो है आर्टिकल 52 से लेकर के 54 तक का पोर्शन हमने कर लिया था। प्रेसिडेंट हमारा शुरू हो चुका था, जिसके अंदर हमने आर्टिकल 52 में डिस्कस किया था कि देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 में हमने प्रेसिडेंट की जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स, और जो प्रेसिडेंट जो होंगे आपके जो है यूनियन की जो डिफेंस फोर्सेज होंगे, उनके जो है सुप्रीम कमांडर होंगे, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल 54 के तहत हमने जो है इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे आपका आर्टिकल 55, जो कि हमारा बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या रूल होगा, क्या क्या कुछ होगा उसके अंदर। आर्टिकल 54 ने तो ये कहा कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, जिसके अंदर जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो है इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, उनको मिलाकर के इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करेगा, इलेक्शन में वोट डालेगा। और अब आर्टिकल 55 क्या कहता है कि ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज भी बन गया, सब कुछ हो गया, पर अब किस तरीके से इलेक्शन क्या होगा, क्या स्टेप होगा, क्या कुछ प्रोसेस होगी, क्या कैसे वोट डालेंगे, उस वोट की कीमत क्या होगी, एक आदमी के वोट की कीमत, एक मेंबर के वोट की कीमत क्या होगी, ये सब जो है इसके बारे में हमारा आर्टिकल 55 बात करता है। तो आर्टिकल 55 हमारा क्या कहता है? मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की निर्वाचन की विधि। तो हम इसके बारे में अब आर्टिकल 55 हम पढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या कहता है। आर्टिकल 55 में पढ़ने जा रहा हूं, आप यहां देख पा रहे होंगे। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्या कहता है? सब क्लोज 1 देखिए इसका। एज फार एज प्रैक्टिकेबल, जहां तक कि संभव हो, देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट इन द एट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। कि यहाँ पर क्या कहता है आर्टिकल 55 का क्लोज 1 क्या कहता है कि जहां तक पॉसिबल हो सके, जहां तक संभव हो सके, जो डिफरेंट स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेशन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक समानता होनी चाहिए। किसी भी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन किसी दूसरी स्टेट से ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, इस बात को लिए ध्यान रखा जाना चाहिए। क्या कहता है कि दोबारा सुनिए आर्टिकल 55 का क्लोज 1। एज फार एज प्रैक्टिकेबल देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता या समानता इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स, कि जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, हमारी जो 28 स्टेट हैं और 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी भी है, उनके जो रिप्रेजेंटेशन होगा, जो उनका रिप्रेजेंटेशन होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक रूपता, समानता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाए, किसी स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए। ठीक है, तो ये इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आर्टिकल 55 का इसमें हिंदी में वो देख लेते हैं। 55 का क्लोज 1, 55 का क्लोज 1 एक बार हिंदी में वो देख लेते हैं हम क्या कह रहे हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जहां तक साध्य हो, यानी जहां तक प्रैक्टिकेबल हो, जहां तक पॉसिबल हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में मापमान मापमान का मतलब होता है स्केल में एक रूपता होगी, यानी यूनिफॉर्मिटी होगी। वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि जहां तक पॉसिबल हो सके, आर्टिकल 55 का क्लोज 1 कहते हैं कि जहां तक पॉसिबल हो सके, जहां तक प्रैक्टिकेबल हो सके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर जो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, जो हमारी जो स्टेट्स हैं, जो 28 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन होगा, उसके अंदर
जो है एक समानता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 55 का क्लोज टू। आर्टिकल 55 का क्लोज टू आप देखिए क्या कहता है। फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी, इस यूनिफॉर्मिटी को सिक्योर करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी को प्राप्त करने के लिए अमंग द स्टेट इंटर से एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स, क्या कहता है कि इस यूनिफॉर्मिटी को और स्टेट के बीच में पैरिटी यानी समानता लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिटवीन द स्टेट एज ए होल एंड द यूनियन, जो स्टेट और यूनियन के बीच में जो है पैरिटी एक समानता लाने के लिए क्या करना होगा, द नंबर ऑफ वोट्स विच इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो नंबर ऑफ वोट्स होंगे जो कि हमारा इलेक्टेड मेंबर जो पार्लियामेंट के होंगे, एंड ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो राज्य की विधानसभाओं के जो मेंबर्स होंगे, इज एंटाइटल्ड टू कास्ट, जितना वो डाल सकते हैं, एट सच इलेक्शन शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर, वो इस जो नीचे जो लिखा गया जो मैनर है, जो नीचे दिया गया मैनर है, उसके अंदर वो डिटरमाइन किए जाएंगे। दोबारा सुनिएगा, आर्टिकल 55 का क्लोज 2 क्या कहता है कि 55 के क्लोज 1 में तो कह दिया कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए डिफरेंट स्टेट्स के बीच में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब आर्टिकल 55 का क्लोज 2 क्या कहता है कि ये जो यूनिफॉर्मिटी जो आर्टिकल 55 के क्लोज 1 के अंदर जो दी गई है, इसको प्राप्त करने के लिए, इसको सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि इसको तो सिक्योर करना ही करना है, साथ में पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है बराबरी, समानता, यूनियन और स्टेट के बीच में समानता लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नंबर ऑफ वोट्स होंगे जो पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे उनके नंबर ऑफ वोट्स, और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो होंगी स्टेट की उनके नंबर ऑफ वोट्स जो होंगे वो किस तरीके से डिटरमाइन किए जाएंगे, ये हम अब नीचे वाले क्लोज के अंदर पढ़ेंगे, नीचे वाले सब क्लोज के अंदर पढ़ेंगे। देखिए अब इसका सब क्लोज ए क्या कहता है, एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ ए असेंबली ऑफ ए स्टेट, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जो स्टेट की, उसका जो इलेक्टेड मेंबर है, shall have as many votes as there are multiple of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly। यानी ये क्या कहता है कि आर्टिकल 55 का क्लोज 2 का सब क्लोज ए क्या कहता है कि जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होंगे उनका वोट कैसे काउंट किया जाएगा, उनके वोट का नंबर वैल्यू उसकी कैसे काउंट की जाएगी, कि जो उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन है, जो स्टेट की जो क्या कहते हैं कि टोटल पॉपुलेशन है, उसको जो है हम जो उस स्टेट के जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स हैं इस लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उससे डिवाइड करेंगे और 1000 से गुणा करेंगे, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा सुनिएगा, उसको 1/1000 से जो है जो 1000 का जो कोशेंट होगा, कोशेंट का मतलब होता है, कोशेंट का मतलब होता है गुणनखंड। क्या कहता है, दोबारा सुनिएगा कि आपका जो होता है, मैं उसको एक बार इलस्ट्रेट करके समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए जरा क्या कहता है आर्टिकल 55 का क्लोज 2 का सब क्लोज ए क्या कह रहा है कि जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी किसी स्टेट की, सपोज कीजिए हम फॉर एग्जांपल हम जो है हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में ले लेते हैं। मान लिया कि सपोज कीजिए कि हरियाणा की लेजिस्लेटिव असेंबली, हरियाणा के अंदर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं, टोटल इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, 90 हैं। ठीक है, तो अब जो हरियाणा के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स होंगे, जो हरियाणा के जो एमएलए होंगे, वो जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर वोट डालेंगे तो उसके वोट की वैल्यू कैसे काउंट की जाएगी, वो इस तरह से काउंट की जाएगी। सपोज कीजिए हरियाणा की पॉपुलेशन किसी एक सपोज कीजिए हरियाणा की पॉपुलेशन मान लिया कि सपोज कीजिए जब इलेक्शन हो रहे हैं तब उस टाइम 1 करोड़ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 7 होगी ना, 8,
ये 1 करोड़ हो गई। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हैं, 90, 90। और इसको हम डिवाइड, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी, सपोज कीजिए कुछ भी आप वैल्यू लगा लीजिए, जैसे 0 से 0 कट कर दिया, ठीक है, यहां से 3 0 से 3 0 गई, तो 1000/9 को अगर आप करेंगे तो समथिंग 111 के करीब आएगी, क्योंकि 999 तो यानी कितनी होगी, नियर बाई 111, यानी हरियाणा के एक एमएलए की जो वोट की वैल्यू है वो 111 होगी। कितनी होगी, यानी हरियाणा का अगर एक एमएलए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर वोट डालेगा तो उस एक वोट की वैल्यू 111 होगी, यानी वो एक वोट नहीं होगा, वो 111 वोट डाल रहा है, वो 111 वोट डाल रहा है। क्योंकि ध्यान रखिएगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर बेशक जो हमारी पब्लिक है, जो हम सिटीजन्स है, वो डायरेक्टली जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, डायरेक्टली वोट नहीं डालते, पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट के अंदर भेज रखे हैं इलेक्ट करके, वो हमारी ओर से वोट डालते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हरियाणा के एक एमएलए का, इससे हमने क्या अंदाजा लगा लिया कि हरियाणा के एक एमएलए का वोट जो होगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो 111 वोटों के बराबर होगा, यानी 111 लोगों ने समझ लीजिए कि वोट उसमें कर दिया। तो इसी तरीके से हर एक स्टेट की जो है अलग अलग, हम जो है इसी फॉर्मूले से हर एक स्टेट की जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की जो है आपको जो मेंबर्स की जो है वोट का वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे हरियाणा का एक एमएलए का हो गया 111, अब इसको अगर यदि हम सारे 90 के 90 एमएलए का अगर हमने निकालना है तो 111 को हम 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये करीब हो जाएगा 9990, कुछ इतना कुछ आ जाएगा, यानी 9990 हरियाणा के जो वोट हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में उनकी टोटल वैल्यू हो गई है। ये एक एग्जांपल है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 55 का क्लोज बी, क्लोज 2 का सब क्लोज बी, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्या कहता है, ध्यान से देखिए। ये तो आप समझ गए ना कि जो मैं आपको अभी बताना चाहता था कि भाई लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की जो है वोट कैसे काउंट किया जाएगा। इफ आफ्टर, क्लोज बी क्या कहता है, इफ आफ्टर टेकिंग द सेड मल्टीपल्स ऑफ 1000 द रिमाइंडर इज नॉट लेस देन 500, अगर रिमाइंडर जो है 500 से कम नहीं है, देन द वोट ऑफ ईच मेंबर रेफर टू इन सब क्लोजेज शैल बी इंक्रीज्ड बाय 1। यानी सपोज कीजिए कि अगर ये सब 1000 के मल्टीपल्स लेने के बाद अगर रिमाइंडर यानी जो शेष जो है वो 500 से कम नहीं बचता है, यानी 500 से कम बचता है तो वो वोट की वैल्यू उतनी रहेगी। अगर 500 से ज़्यादा जो अगर उसकी वैल्यू आती है तो उसके अंदर आपको जो है एक इंक्रीज कर दिया जाएगा, उसके अंदर एक और ऐड कर दिया जाएगा, उस वोट के अंदर, उसके वोट की वैल्यू के अंदर एक और ऐड कर दिया जाएगा। ये हमारा क्लोज बी सब क्लोज बी कहना चाहता है। उसके बाद हम आते हैं क्लोज सी के बारे में। सब क्लोज सी क्या कहता है, ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही इसके अंदर इंक्लूड हैं, shall have such number of vote as may be obtained by dividing the total number of vote assigned to the members of the legislative assemblies। यानी क्या कहता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स के जो मेंबर्स हैं उनको जितने भी टोटल नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं of the state under subclause A and B by the total number of the elected members of both houses of parliament, फ्रैक्शन एक्सीडिंग 1/2, अगर 1/2 से ज़्यादा जो अगर आता है तो बीइंग काउंटेड एज 1, उसको एक गिना जाएगा। एंड अदर फ्रैक्शंस बी
बीइंग डिसरिगार्डेड, और जो दूसरी जो अदर कोई फ्रैक्शन है तो उसको जो डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, यानी वो एज इट इज रहेगी। दोबारा सुनिएगा क्या कहता है कि जो हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज के जो मेंबर होंगे, जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, उनके वोट की वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू एज में बी सच नंबर ऑफ वोट एज में बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वोट असाइंड, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी भी हैं उनके जो टोटल नंबर्स हैं, टोटल मेंबर्स हैं, उनको जो वोट असाइन किए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट अंडर सब क्लॉज ए एंड बी बाय द टोटल मेंबर, डिवाइड उनको डिवाइड कर दिया जाए, डिवाइड कर दें हम बाय द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो कि टोटल नंबर है इलेक्टेड मेंबर्स के बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के। अगर फ्रैक्शन जो है एक हाफ से वन हाफ से ज़्यादा आती है तो उसको एक गिना जाएगा, और यदि अदर फ्रैक्शन है तो उसको जो है एज इट इज़ रहा जाएगा, उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। ये हमारा सब क्लॉज सी कहना चाहता है। यानी सब क्लॉज सी हमारा क्या कहता है, दोबारा सुनिएगा, कि जो हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके वैल्यू, उनकी वोट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये सब क्लॉज सी के अंदर लिखा हुआ है। क्या कहता है, दोबारा सुनिएगा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउसेज के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनके वोट की वैल्यू क्या होगी? जो टोटल स्टेट की जो असेंबलीज हैं जितनी भी इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग दिल्ली और पुडुचेरी वगैरह, उसके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे उनके वोट की जो वैल्यू उनको काउंट की गई है उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? जो टोटल इलेक्टेड मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे तो पार्लियामेंट के एक मेंबर की वोट की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। क्या कहता है देखिए जरा यहाँ पर आर्टिकल 55 का क्लोज 2 का सब क्लोज सी क्या कह रहा है, देखिए क्या कहता है ये क्या कहता है कि एक जो पार्लियामेंट के एक मेंबर की वोट की वैल्यू अगर हमें पता करनी तो क्या होगी? जो जितनी भी टोटल जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर हैं उनकी वोट का वैल्यू, उनकी जो वोट का वैल्यू जो भी निकलेगा, अलग अलग उनको काउंट करके उनके वोट का वैल्यू जो भी निकलेगा, इसके अंदर दिल्ली और पुडुचेरी भी इंक्लूड है, उनका जो भी वोट का वैल्यू निकलेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स है पार्लियामेंट के। ठीक है, आज के टाइम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं? 543 तो लोकसभा के हैं और आपके 233, क्योंकि अभी राज्यसभा के अंदर 245 मेंबर हैं आज एट प्रेजेंट, और 233 उसके अंदर सिलेक्टेड है, तो 543 प्लस 233 कितना हो जाएगा आपका? 3 और 3 6, 4 और 3 7, 776। यानी क्या हो जाएगा कि पार्लियामेंट का जो एक मेंबर इलेक्टेड मेंबर जो है, एक इलेक्टेड एमपी जो है, उसका जो है वोट का वैल्यू क्या हो जाएगा? सभी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स यानी सभी स्टेट के एमएलएज का जो वोट का वैल्यू होगा टोटल, उसको डिवाइड कर देंगे पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स से, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट से। तो उसमें जो है आप एक जो है एमपी का जो है वोट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि अंदाजा ये है कि आज के टाइम में जो है एक एमपी का वोट का वैल्यू कुल 708 के बराबर है। वन एमपी जो है उसका वोट का वैल्यू आज के टाइम पे अगर यदि हम काउंट करें तो 708 के बराबर में पड़ता है। यानी एक एमपी जो है वोट डालता है तो वो 708 लोगों का वोट डाल के आता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर एक एमपी वोट डालता है तो वो 708 लोगों के बराबर में वोट डालता है। और उसी तरह से जिस तरह मैंने आपको एमएलए का बताया था कि अगर एक एमएलए वोट डालता है हरियाणा का तो वो 112
या 111 जो है आदमियों का वोट डालता है, ये हमारा जो है कहता है। ठीक है, दोबारा सुनिएगा। एक पार्लियामेंट का जो इलेक्टेड मेंबर है उसके वोट की वैल्यू क्या होगी, टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर हैं उनके वोट का जो वैल्यू होगा टोटल, डिवाइडेड बाई पार्लियामेंट के जो मेंबर होंगे टोटल इलेक्टेड, उनको हम उस फिर जो है हम उससे वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है सब क्लोज सी कहता है। और अगर यदि ये फ्रैक्शन 1/2 से ज़्यादा आती है, 1/2 से अगर ज़्यादा आती है, तो फिर जो है हम उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे, उसके अंदर उसको 1 मान लिया जाएगा। और अगर उससे कम आती है, अदर कोई फ्रैक्शन आती है, तो फिर जो है वो डिसरिगार्डेड रहेगी, वो जैसी है वैसी रहेगी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अपना अगली स्लाइड पर, हम आते हैं क्या कहता है। अच्छा, इसको एक बार हिंदी में और देख लेते हैं, हिंदी में क्या कह रहा है ये, हिंदी में और देख लेते हैं। हिंदी के अंदर देखिए क्या कहता है कि राज्यों में आपस में, सबको पहले मैं क्लोज 2 पढ़ने जा रहा हूं। राज्यों में आपस में ऐसी एक रूप था तथा समस्त राज्यों और संघ में समतुल्यता, समतुल्यता का मतलब समानता यानी पैरिटी प्राप्त कराने के लिए संसद और प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सदस्य ऐसे निर्वाचन में जितने मत देने का अधिकार है, हकदार है, उनकी संख्या निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी, यानी उसको पैसे डिटरमाइन किया जाएगा। क्या कहता है कि जो मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर आर्टिकल 55 के क्लोज 1 में जो यूनिफॉर्मिटी का जिक्र किया गया, वो यूनिफॉर्मिटी सिक्योर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, और जो स्टेट और यूनियन के बीच में जो पैरिटी यानी बराबरी लाने के लिए क्या करना होगा कि जो पार्लियामेंट के और जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे उनके वोट का वैल्यू कैसे काउंट किया जाएगा, ये नीचे दिया हुआ है। अब देखिए क्या कहता है क्लोज, क्या क्या कहता है, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मतलब इलेक्टेड मेंबर के उतने मत होंगे, कितने होंगे, जितने की 1000 के गुणित उस भागफल में हो, जितने की 1000 के गुणित उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को, स्टेट की जो टोटल उसकी पॉपुलेशन है उस जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। यानी मैंने आपको बताया था, यानी स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट मल्टीप्लाइड बाई 1/1000, क्योंकि 1000 का कोशेंट लेना है, हमें 1000 का भागफल लेना है। मतलब क्या कहता है कि उसको भी हमने 1000 से डिवाइड करना है। अगर यदि हम सीधी सी बात करें, सीधी सी बात अगर यदि हम करें तो इसका क्या कहता है कि जो हमारे एक लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर की जो है वोट की वैल्यू क्या होएगी, उस लेजिस्लेटिव उस स्टेट के जो टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई क्या होगा, डिवाइडेड बाई होगा उस स्टेट के जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर्स, और इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, 1000 से। अब हमने इसको 1000 से डिवाइड किया तो आपको पता होगा कि मैथ का एक रूल होता है कि भाई अगर ये जो नीचे वाला जो पोर्शन है ये कहाँ चला जाएगा, ये 1000, इसके क्योंकि डिवाइडेड बाई 1 है, नीचे 1 होता है, तो अगर यदि हम इसको लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो स्टेट की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर्स, ये 1 ऊपर चला जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 1000, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सब क्लोज ए यानी क्या कहते हैं कि भी कैप भाग था ये इसका। उसके बाद हम बात करते हैं
उसके बाद हम ख के ऊपर आते। ख क्या कहता है, यदि 1000 के उक्त गुणितों को भाग लेने के बाद जो रिमाइंडर है वो अगर 500 से कम नहीं है, अगर वो 500 से कम नहीं है तो उपखंड क में यानी जो सब क्लोज जो ए है उसमें निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा। यानी क्या कहता है कि ऊपर जो वैल्यू प्राप्त करी है, जो वैल्यू हमें मिली है, अगर उसमें रिमाइंडर 500 से कम अगर नहीं बचता है तो, या सीधी सी बात कहें 500 या उससे ज़्यादा है, तो जो ऊपर जो वैल्यू निकाली गई है कि प्रत्येक मेंबर की, हर मेंबर की, एवरी मेंबर की, उसमें हम एक और जोड़ देंगे। अगर यदि 500 से कम है तो उसको एज इट इज हम रहने देंगे। जैसे कि हमने हरियाणा का निकाला था 111, तो क्योंकि 500 से कम है तो ठीक है, हम उसके अंदर कुछ नहीं जोड़ते। अगर यदि हम कोई यूपी जैसी स्टेट का निकालेंगे तो शायद वो 500 से ऊपर आएगा, तो उसके अंदर हम एक और जोड़ देंगे। तो यही बात ये कहना चाहता है। उसके बाद हम आते हैं सब क्लोज ग के ऊपर। क्या कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आ गए हैं कि प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या, क्या इलेक्टेड मेंबर की वोट की वैल्यू क्या होगी, वह होगी जो उपखंड क और ख के अधीन राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को, यानी राज्य की जो विधानसभाओं के जो कुल मतों की संख्या ऊपर निकाली है हमने क और ख में, उसको हम टोटल पार्लियामेंट के संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। जो हमने जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो है मेंबर्स की जो टोटल वोट वैल्यू जो हमने सब क्लोज ए और सब क्लोज बी के अंदर निकाली है, उसको यदि हम पार्लियामेंट के टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर से अगर उसको डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो एक पार्लियामेंट के यानी एक एमपी के वोट की वैल्यू हो जाएगी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट की वैल्यू आ जाएगी। और ये भी क्या कहता है कि अगर यदि ये जो है आपका 1/2 आता है या 1/2 से ज़्यादा आता है तो उसमें हम उसको एक को जोड़ देंगे, उसमें अगर एक गुटा देंगे। यानी क्या कहता है कि जिसमें से आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा, यदि जो 1/2 से अगर ज़्यादा वैल्यू आती है तो उसको एक माना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी। अगर उससे डिफरेंट अगर कोई वैल्यू आती है तो उसको एज इट इज रहने दिया जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अब अगला टैग। देखिए ये तो था कि कैसे इलेक्शन किया जाएगा, कैसे वोट डाले जाएंगे, एक एमपी का और एक लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर के वोट की वैल्यू क्या होगी, ये तो हमने आर्टिकल 2 के अंदर पढ़ लिया, सॉरी आर्टिकल 55 के क्लोज 2 के अंदर पढ़ लिया। अब आर्टिकल 55 का क्लोज 3 क्या कहता है कि किस तरीके से इलेक्शन होगा। जैसे हम जाते हैं ना कि हम तो जैसे सिटीजन जो हैं जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, एमएलए के इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में हम क्या करते हैं, हम एक सीक्रेट बैलेट वोटिंग ही तो करते हैं। आजकल तो चलो ईवीएम हो गया, पहले सीक्रेट बैलेट वोटिंग आती थी कि एक बैलेट पेपर होता था, उसके अंदर जो है उसके इलेक्शन जहाँ पर इलेक्शन हो रहा है तो उसके अंदर एक बैलेट पेपर वगैरह बैलेट रखा होता था, उसके अंदर पेपर डालते थे, पर्ची डालते थे, वहाँ पर जो है चारों तरफ जो है किसी भी उसको कवर करके रखा होता था, चाहे वो टीन से कवर करके रखते थे, जो भी था एग्जाम्पल, जो किसी बंद कमरे के अंदर करते थे उसको कवर करके, तो उसको बोलते थे सीक्रेट बैलेट वोटिंग। मतलब आप किसको वोट डाल रहे हो ये किसी को पता ना चले, वो सीक्रेट बैलेट वोटिंग हो गई। अब बैलेट की जो है अपने सिटीजन्स के लिए, एमपी और एमएलए के लिए तो जो है बैलेट की व्यवस्था लगभग ख़त्म ही हो चुकी है, अब तो ईवीएम आ चुकी है, लेकिन अब भी सीक्रेट वोटिंग होती है, एक बंद कमरे के अंदर वोटिंग होती है, जिससे कि ताकि किसी दूसरे को ये पता ना चले कि किसको वोट दिया गया, आपने किसको वोट दिया। लेकिन जो प्रेसिडेंट का आज भी इलेक्शन होता है तो वो सीक्रेट बैलेट वोटिंग से ही होता है, सीक्रेट बैलेट वोटिंग से ही होता है। देखिए अब क्या कहता है क्लोज 3 क्या कहता है, मैं पढ़ने जा रहा हूं। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and the voting at such election shall be by secret ballot। क्या कहता है कि जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा
और जो वोटिंग होगी वो सीक्रेट बैलेट से होगी। यानी इसको बोलते हैं इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड वोटिंग एट सच, क्या कहते हैं कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली। इसको हम बोलते हैं एकल हस्तांतरणीय गुप्त मतदान प्रणाली। गुप्त का मतलब सीक्रेट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में तो यही बोला जाता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी जो वोट इसके अंदर होता है वो ट्रांसफरेबल होता है। सपोज कीजिए कि कोई ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है कि एक कैंडिडेट के वोट, कई बार क्या होता है कि जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं या जो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो क्योरम जो डिसाइड किया होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर, वो कई बार उसको सिक्योर नहीं कर पाते, तो उनके जो वोट होते हैं, जो जिन कैंडिडेट्स ने क्योरम सिक्योर कर लिया है उनके अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो एक बैलेट पेपर के ऊपर होता है, उसमें ये हमारा हालांकि टॉपिक नहीं है, ये पॉलिटी के अंदर आता है, तो उसमें प्रेफरेंस दी जाती है। अगर सपोज कीजिए किसी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 4 कैंडिडेट खड़े हैं तो चारों की प्रेफरेंस दी जाएगी। एक नंबर पे कौन सा होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा, चौथे नंबर पे ये होगा। तो जो वोट डालने जाएगा उसको चारों अपनी प्रेफरेंस उसको फिल करनी होगी। ठीक है, वो चारों अपनी प्रेफरेंस फिल करेगा। ठीक है, अब वो चाहे नंबर 1 को पहले पे रखे या नंबर 4 को पहले पे रखे, वो उसकी मर्जी है। तो वो उसके प्रेफरेंस डाल करके वो जो अपना वोट डालेगा। ठीक है, फिर जब कोई क्योरम वगैरह जो सेट होता है, जैसे 1/6 क्योरम होता है शायद, उसमें जो अगर वो सेट होता है, अगर वो कोई क्योरम अगर यदि कोई कैंडिडेट नहीं मिल पाता किसी को, तो उसके जो वोट होते हैं वो जो अदर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरणीय गुप्त मतदान प्रणाली, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट वोटिंग। ये होती है। कई बार ये हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछ दिया जाता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो किस प्रोसेस से होता है, किस प्रोसीजर से होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग शैल बी डन इन द बाय द सीक्रेट बैलेट वोटिंग। वो सीक्रेट बैलेट के अंदर होगी। मतलब क्या होगा कि एक कैंडिडेट किसको वोट डाल रहा है, दूसरे एक जो है इलेक्टर जो है वो किसको वोट डाल रहा है, ये दूसरे इलेक्टर को पता नहीं होगा, उसको पता नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 55 का क्लोज 3 है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको एक बार हिंदी में और पढ़ लेते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा पॉलिटी का विषय है, जो मैं बीच में बोल गया ना कि क्योरम होता है, ठीक है, और सिंगल ट्रांसफरेबल का मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। तो ये सारा पॉलिटी का विषय, ये हमारे जुडिशरी के सिलेबस में, हमारे लॉ के सिलेबस में ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता। वहाँ पर केवल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैसे वोटिंग होगी। तो ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा, सीक्रेट बैलेट वोटिंग होगी और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। ठीक है, ये 3 बातें हमें ध्यान रखनी होगी। तो क्या कहता है कि क्लोज 3 देखिए, हिंदी के अंदर हम क्लोज 3 पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मतदान के द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको अभी बताया कि प्रेफरेंस भरी जाएंगी, हर एक को जो है वोट दिए जाएंगे। ठीक है, उसके हिसाब से उनके वोट की काउंटिंग वगैरह की जाएगी। तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद एकल संक्रमणीय मतदान का मतलब होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो लीस्ट जो कैंडिडेट होंगे, जिसको लीस्ट वोट मिले, उनके जो है वोट जो दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और जो सीक्रेट बैलेट वोटिंग होगी, जो निर्वाचन होगा, वो मतदान जो होगा वो गुप्त मतदान होगा। यानी एक कैंडिडेट एक इलेक्टर किसको वोट दे रहा है, किसको प्रेफरेंस दे रहा है, वो दूसरे कैंडिडेट को, दूसरे इलेक्टर को नहीं पता होगी। ये हमारा क्लोज 3 जो है ये कहना चाहता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। क्या क्या दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 55 में। आज मैंने इसी के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा दिया है, क्योंकि ये आर्टिकल भी ऐसा ही था। उम्मीद है कि मैं आपको समझा भी पाया हूँगा। अगर नहीं समझा पाया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बता देना भाई। ठीक है, ज़रूर बताना, मैं दोबारा फिर से इसको कल एक्सप्लेन करूँगा।
एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी क्या कहता है। इन दिस आर्टिकल द पॉपुलेशन मीन्स, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या। इस आर्टिकल के अंदर पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज असर्टेन्ड इन द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रिलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड। यानी ये क्या कहता है कि इस आर्टिकल के अंदर पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा, जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस जो हुई है, जो लास्ट जो सेंसस हुई है इलेक्शन से पहले, जिसके जो है, जिसके आंकड़े, जिसके जो है रिलेवेंट फिगर्स जो है पब्लिश किए जा चुके हैं, वो पॉपुलेशन मानी जाएगी। सपोज कीजिए कि क्या कहते हैं कि पॉपुलेशन, ये क्या कह रहा है कि पॉपुलेशन का मतलब क्या होगा कि जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, जिसके हमारे पास आंकड़े मौजूद हैं, जिसके फिगर्स, रिलेवेंट फिगर्स पब्लिश किए जा चुके हैं सरकार के द्वारा, वो पॉपुलेशन मानी जाएगी। उसमें जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन मानी जाएगी। सपोज कीजिए जैसे अभी 2022 में अभी इलेक्शन होने हैं प्रेसिडेंट के। हालांकि अभी तक जो होता है वो है 1971 की सेंसस ही ली जाती है, ठीक है, उसी को बेस माना जाता है। लेकिन सपोज कीजिए कि 2022 के इलेक्शन होने वाले हैं, 2021 में अभी सेंसस होना है, लेकिन अभी तक सेंसस हुआ नहीं है क्योंकि कोरोना की वजह से। या मान लिया अगर हो भी गया होता और 2022 तक उसके जो फिगर्स है वो पब्लिश ना हुए होते, और 2011 तो उसमें, उससे पहले कब सेंसस हुई है, 2011 की। तो 2011 की पॉपुलेशन सेंसस अगर हुई है और उसके जो है आंकड़े, उसकी जो फिगर्स पब्लिश की जा चुकी है, रिलेवेंट फिगर्स, तो 2022 में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें जो पॉपुलेशन कौन सी मानी जाएगी, जो 2011 की सेंसस के अंदर जो पॉपुलेशन होगी वो पॉपुलेशन मानी जाएगी हर एक स्टेट की, ठीक है। हालांकि अभी तो जो है 1976 में जो पॉपुलेशन ली गई थी 1971 में, वो पॉपुलेशन अभी तक मानी जाती, वही सेंसस अभी तक मानी जाती है। अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं आगे क्या कहता है ये। प्रोवाइडेड दैट द रेफरेंस इन दिस एक्सप्लेनेशन टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, इस एक्सप्लेनेशन में जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस यानी पिछली जनगणना, सेंसस का मतलब जनगणना, of which relevant figures have been published shall until the relevant figure of the first census taken after the year 2026, ये 2026 से पहले यहाँ पर 2001 लिखा हुआ था, उसको बाद में फिर अमेंडमेंट करके 2026 किया गया, have been published be construed as a reference to the 1971 census। यानी ये क्या कहता है कि जो एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर जो वर्ड यूज किया गया है, लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच रिलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड, यानी वो पिछली सेंसस, पिछली जनगणना जिसके जो है आंकड़े पब्लिश किए जा चुके हैं, ये जो एक्सप्लेनेशन के अंदर जो वर्ड यूज किया गया है, इसको क्या माना जाएगा, इसको ये माना जाएगा कि 2026 के बाद कोई सेंसस अगर होती है, जो सेंसस होगी उसके जो आंकड़े जब तक पब्लिश नहीं हो जाते तब तक कौन सी सेंसस मानी जाएगी, 1971 में जो सेंसस हुई थी उसी को ही बेस माना जाएगा, उसी की पॉपुलेशन मानी जाएगी। यानी सपोज कीजिए 2022 में इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, अब इसने कहा कि 2026 में, अब 2026 के बाद 2026 के बाद सेंसस कब होगी, क्योंकि सेंसस हमारे है यहाँ पर हर 10 साल के अंदर होती है, तो 2031 में होगी। अब सपोज कीजिए 2031 में जो सेंसस हुई उसके जो रिलेवेंट फिगर्स हैं वो 2033 या 34 तक पब्लिश हुए, तो अब क्या होगा कि जो 2033 के बाद 2033 में मान लीजिए कि वो फिगर्स जो पब्लिश हुई है, उसके बाद जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, उसमें फिर कौन सी पॉपुलेशन मानी जाएगी, उसमें वो 2031 के सेंसस में जो पॉपुलेशन जो आई है वो मानी जाएगी, और तब तक कौन सी पॉपुलेशन चलेगी, वही चलेगी जो 1971 के अंदर थी। जो ये 2026 है, पहले इसकी जगह 2001 लिखा हुआ था, पहले ये प्रोविज़न केवल 2001 तक के लिए किया गया था, लेकिन फिर उसके बाद 2001 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इसको आगे बढ़ा करके 2026 कर दिया। तो अब ध्यान रखिएगा 2026
कब तक है, तो 1971 जो है अभी तक बेस ईयर है सेंसस के लिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। जब तक कि 2026 के बाद की जो पॉपुलेशन जो सेंसस है वो नहीं हो जाती, उसके रिलेवेंट फिगर्स हैं वो पब्लिश नहीं हो जाते तब तक। और अगर सरकार चाहे तो इसको जैसे 2001 से हटा करके 2026 कर दिया, तो सरकार चाहे तो 2026 से भी इसको आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, तो अभी तक जो है बेस जो पॉपुलेशन मानी जाती है 1971 की ही सेंसस की मानी जा रही है हमारे इंडिया के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। तो ये हमारा आर्टिकल 55 ये कहना चाहता था। इसको एक बार हिंदी में और पढ़ लेते हैं। हिंदी में देखिए क्या कहता है कि इस अनुच्छेद में, स्पष्टीकरण पढ़ता हूं सबसे पहले मैं एक्सप्लेनेशन। इस अनुच्छेद में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। यानी जनसंख्या का मतलब क्या होगा कि वो जनगणना जिसके जो आंकड़े जो हैं वो प्रकाशित हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्या कहते हैं, परंतु प्रोवाइडेड दैट प्रोविजो क्या कहते हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती का मतलब प्रीसीडिंग जनगणना यानी सेंसस के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का, ठीक है, निर्देश का, इसको एक बार हम जो है इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं, हाईलाइट करते हैं, जब तक से लेकर के और प्रकाशित नहीं हो जाते हैं। तो निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश हैं। यानी क्या माना जाएगा कि ये जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस है वो कौन सी है, 1971 की सेंसस मानी जाएगी, जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यानी पब्लिश नहीं हो जाते हैं। यानी ये कह रहा है कि जो लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस जो इस एक्सप्लेनेशन के अंदर दी गई है वो 1971 की सेंसस मानी जाएगी। कब तक मानी जाएगी, जब तक 2026 के बाद जो पॉपुलेशन की जो सेंसस होगी उसके जब तक रिलेवेंट फिगर्स जो हैं वो पब्लिश नहीं कर दिए जाते तब तक 1971 की पॉपुलेशन को ही बेस माना जाएगा, उसकी सेंसस को ही बेस माना जाएगा प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। तो उम्मीद है कि आज ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कठिन था, मेरे लिए भी कठिन था, आपके लिए भी तो रहा ही होगा, क्योंकि ये पॉलिटी से रिलेटेड है। थोड़ा सा बीच में जो ऐसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वगैरह का जो टर्म आए, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की अपनी तरफ से, यह पॉलिटी से रिलेटेड है, हमारी जुडिशरी के अंदर नहीं आता। जुडिशरी में तो सीधा केवल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस तरीके से इलेक्शन होगा। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग्स कैसी होगी, वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। ठीक है, ये हमारा आंसर होता है। ठीक है, और एक एमपी और एमएलए की वोट की वैल्यू क्या होती है ये भी जो है कई बार हमसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी हमने देखा क्लोज 2 के अंदर दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आया है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसके लिए भी कमेंट कीजिएगा। मैं इसको दोबारा फिर से, अगर यदि आपको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल इसको दोबारा फिर से डील करेंगे, अच्छे से डील करेंगे। तो आज मैं इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, संविधान और के आदर्शों का और उसके मूल्यों का सम्मान करें, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, हमारे सैनिकों का सम्मान करें जो दिन रात बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते हैं। और कोरोना का जो अपना वैक्सीनेशन है वो समय पर करवाएं ताकि सरकार और प्रशासन के कोरोना के विरुद्ध इस अभियान में हम अपना योगदान दे सके। और जब तक जरूरी ना हो तब तक घरों से ना निकले, क्योंकि अभी तक कोरोना खत्म नहीं हुआ है। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो। अपना व अपनों का ध्यान रखें, अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।